हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं जो एनसीईआरटी है और जो लूसेंट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस की। ऐसे फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आप ये एक तरीके से समरी लगा लीजिए, अगर आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ी हुई है या लूसेंट पढ़ी हुई है तो आपका रिवीजन हो रहा है। यहाँ पे आपको जो वहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, वो आपको अब याद रहेगा। ठीक है, उसमें से आपको रिकॉल होगा कि अच्छा ये सेक्शन था जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है, और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप ये समझ लीजिए कि अब उसकी समरी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम के जो लिहाज से जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो बार बार रिपीट होने वाले फैक्ट हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, उन्हीं को देखेंगे। तो ये आपका जो है ना, ये ओनली नॉट ओनली क्वेश्चंस, ये आपके ना एनसीईआरटी से उठा के आए हैं। और अभी आप किसी भी टीचर की बात देख लो, अब एनसीईआरटी ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। इवन वनडे एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गई है। अब तो हर जगह एनसीईआरटी कराते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा बहुत समझना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं। अच्छा, आज की क्लास में हम देखेंगे सिंधु सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फेवरेट टॉपिक है किसी भी एग्जाम का। यहाँ से क्वेश्चन मिलता ही है आपको। आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो देखते होगे, तो हड़प्पा सभ्यता से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। चलो देखिए, दिया है भारतीय पुरातत्व। अच्छा, अब देखो, अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक है, कब की थी। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दया राम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की तथा राखला दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई करवाई थी। देखिए, अगर हड़प्पा की बात की जाए तो राय बहादुर दया राम साहनी ने। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आप बोलोगे राय बहादुर दयाराम साहनी। कब? 1921 ईस्वी में। फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ लेगा कि कब उसकी मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, तो आप बोलोगे राखला दास बनर्जी ने 1922 में। ठीक है, जो आपको याद रखने का फैक्ट है वो मैं आपको बताती चलूंगी कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, किसके निर्देशन में? तो जॉन मार्शल थे उस टाइम पे, उनके निर्देशन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत। अच्छा, अब ये हड़प्पा सभ्यता हमारी थी जो, ये फैली कहाँ पे थी। देखिए, जो विस्तार में टॉपिक है मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। अभी हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे ये अभी एग्जाम्स बहुत सारे आ गए हैं ना एक साथ कोरोना के बाद। जैसे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, हम अपनी ब्रीफ क्लास लेके चलेंगे, उसमें मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। कम से कम भी 10-15 वीडियो होंगी हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में मिल जाएगी वहाँ पे। अभी बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको एग्जाम देना, जिनकी तैयारी हो चुकी है, कहीं से कोचिंग ले चुके हैं, वो बस रिवीजन कर लो अपना। ठीक है, न्यू स्टूडेंट ये मत समझना कि यहाँ पे सिर्फ फैक्ट पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी की जाती है पूरे के पूरे टॉपिक की, और वो अलग से मैं वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। ठीक है, तो देखिए, हमारे जो भारत है, भारत में अभी हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थान है? देखिए, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा, ये भी आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। देखिए, जब इसका विस्तार है, उत्तर में तो जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक, नर्मदा नदी याद है ना गुजरात में, वहाँ तक चले जाओ आप, नर्मदा के मुहाने तक था। ठीक है, और पश्चिम में जो बलूचिस्तान का मकरान तट है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के साइड में पड़ता है, वहाँ था। ठीक है, थार के ये अपना आ जाओ, हाँ, गुजरात से थोड़ा इधर चले जाओ और राजस्थान के साइड में उधर जाके बलूचिस्तान हो जाता है पाकिस्तान के साइड में। तो इसका विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर के पूर्व में मेरठ तक फैला हुआ था। ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, ये बात की है। तो उत्तर में तो जम्मू लगा लो आप। ठीक है, दक्षिण कहाँ तक है इसका एंड पॉइंट? नर्मदा नदी के तट तक है, और पश्चिम में जो है मकरान तट है बलूचिस्तान का, और पूर्व में है मेरठ। ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट होंगे। ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। आप देखोगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, उनको पता होगा ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे हड़प्पा के जो इम्पोर्टेंट भौगोलिक स्थल हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है,
तो पहला देखिए, पहले बात हो रही है मांडा। मांडा है क्या? देखिए मैंने बोला कि हड़प्पा का विस्तार जो है उत्तर में जम्मू कश्मीर तक था ना, तो जम्मू कश्मीर में क्या था? मांडा इसका स्थान था। ठीक है, तो यह स्थल अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। ठीक है, देखिए सबसे उत्तर में तो जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैली हुई थी ये, और इसका उत्खनन 1982 ईस्वी में जगपति जोशी व मधुबाला ने करवाया था। किसने? जगपति जोशी मधुबाला ने करवाया था। ठीक है, और इसमें जो है ना 3 सांस्कृतिक स्तर मिलते हैं, एक प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। ठीक है, मतलब प्राक, विकसित और उत्तर सैंधव सब मिलता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है वो बस इतना बना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका भौगोलिक स्थल आपसे पूछ लेगा तो जम्मू कश्मीर में मांडा। ठीक है, ये बना है आपका। बाकी आप डिटेल के लिए याद रख सकते हैं इसको, जैसा इसमें लिखा हुआ है इस बुक में। ठीक है, सेकंड है आलमगीरपुर। अच्छा, अभी मैंने बताया जैसे पूर्व में लगा लो, पूर्व में मैंने आपको बताया था ना उत्तर प्रदेश के मेरठ तक, तो मेरठ में भी ये आलमगीरपुर तक फैली हुई है। स्थल मेरठ जिले में हिंडन नदी यानी कि यमुना नदी की सहायक नदी के तट पर है। ठीक है, यमुना की जो सहायक नदी है हिंडन, उसके तट पर है। अच्छा, थर्ड आता है, अच्छा यह है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ तक देखो, यह है जो दक्षिण का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है ना हड़प्पा सभ्यता का, ये वो पॉइंट है। ठीक है, यह स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक है, तो देखिए उत्तर में तो मांडा हो गया, पूर्व में आलमगीरपुर हो गया और दक्षिण में दैमाबाद हो गया। ठीक है, अब बचा बस पश्चिम। ठीक है, तो पश्चिम में कौन सा है? सूतका केंडोर। ठीक है, कौन सा? सूतका केंडोर। यह दाश्क नदी के किनारे स्थित हड़प्पा का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 में सर मार्क ऑयल स्टाइल ने की थी। केवल 7 सैंधव स्थलों को नगर टाउन की संज्ञा दी गई है, जो कि ये हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के केवल 7 ऐसे स्थल हैं जिनको नगर की संज्ञा दी गई है, और वो कौन से हैं? और ये फेमस हैं सारे के सारे, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चाहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। हर एक की अपनी विशेषता है, हर एक की कुछ अपनी जो ऐसी खासियत है कि जो जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं। अच्छा, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, देखिए वो किस चीज़ के लिए फेमस है? ये बहुत ही सिविलाइज्ड सभ्यता थी, बहुत ही डेवलप्ड थी। ठीक है ना, विकसित सभ्यता थी। ये कहते हैं ना कि एकदम जैसे आजकल के हमारे नगर है विकसित, ये बिल्कुल ऐसे नगर थे इसके, बिल्कुल विकसित हो चुके थे। तो इसकी जो सबसे खासियत पूछी जाती है आपसे, तो ये क्या थी? ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, मतलब गाँव की कोई सभ्यता नहीं थी कि गाँव में ही रह गए थे। जैसे वैदिक सभ्यता है वो तो गाँव तक ही सीमित रह गए थे, बट इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया था, ये बहुत विकसित हो चुके थे। तो इसकी जो खासियत है वो नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो नगरीय योजना और संचार के बारे में बात करेंगे अभी हम। तो देखिए मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, यह पाकिस्तान में स्थित है अभी तो। और मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल क्या है? विशाल स्नानागार है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है बहुत बार कि जो विशाल स्नानागार है हड़प्पा सभ्यता का स्थल, वो कहाँ पर स्थित है? तो आप बोलोगे मोहनजोदाड़ो में, या फिर मोहनजोदाड़ो में मिलता है डैश डैश, कई चीज़ें पूछ देगा आपसे, तो आप लगाओगे विशाल स्नानागार। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का जो विशाल स्नानागार है, मतलब बहुत बड़ा स्नानागार, जैसे आजकल होते हैं ना भाई, जैसे नहाने के लिए कुंभ का मेला लग गया, या फिर इस तरीके से इसको धार्मिक भी मान सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा था। तो ऐसे इसमें सीढ़ियाँ भी लगी हुई थी काफ़ी सारी। तो कुछ लोग तो ये मानते हैं कि कोई मंदिर होगा, उसकी पूजा के लिए लोग इकट्ठे होते होंगे, तो पूजा करने से पहले इसमें स्नान करते होंगे। ठीक है ना, पवित्र होने के लिए। बाकी कुछ लोगों की अपनी मान्यता है, कुछ को लगता है कि भाई जो राजा महाराजा थे, जो यानी कि जो अमीर लोग थे, उन्होंने अपनी औरतों के लिए बनवाया था ये। तो अभी तक किस चीज़ के लिए बना था इतना तो नहीं है, बाकी ज़्यादातर संकेत यही मिलते हैं कि जैसे हमारे अभी कोई भी कुंड लगा लो आप, हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसी तरीके से इसको भी माना गया है। ठीक है, तो ये है 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, इससे में उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। देखिए इसकी जो खासियत है, पक्की ईंटें इस्तेमाल हुई हैं। ठीक है, कच्ची ईंटें नहीं हुई हैं, और पक्की ईंटें जहाँ पे मिल जाए मतलब जो वो सभ्यता है वो विकसित हो चुकी है। ठीक है,
हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं। देखिए मोहनजोदाड़ो में तो एक विशाल स्नानागार मिला है ना, अभी बात की हमने। और जो हड़प्पा है उसमें 6 अन्नागार मिले हैं, मतलब अन्न के बड़े जो अन्न इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े कोठे नहीं होते, कोठार घर बोल लो आप, वो जैसे अभी जो हमारे आड़ती होते हैं उनके पास ले जा करके हम या फिर गोदामों में इकट्ठा कर देते हैं ना, तो उस जमाने के ये जो अन्नागार है, गोदाम ही लगा लो, जिसमें सारा अनाज जो फसल अतिरिक्त फसल होती थी, उपज का जो अधिशेष भाग होता था उसको इकट्ठा कर लिया जाता था, ठीक है ना, किसी भी राजा के द्वारा, प्रशासक के द्वारा, जो भी वहाँ पे थे, किसके लिए कि भाई कल को कोई आपदा आ गई, ठीक है ना, या फिर जो गरीब भूखे लोग हैं उनके लिए, ठीक है ना, इस तरीके से कर लिया जाता था। तो हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंट के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं और प्रत्येक अन्नागार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं और मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है। और जो स्नानागार है उसके उत्तर तथा दक्षिण दोनों में सीढ़ियाँ हैं जो कि पक्की ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोथल की। देखिए हमने अभी जो है ना 7 स्थलों की बात की थी ना हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चाहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धोलावीरा, ठीक है। तो हम धीरे धीरे ना एक एक की खासियत देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हर एक की अपनी खासियत है जिससे हम उसको याद रखते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मोहनजोदाड़ो को उसके विशाल स्नानागार से याद रखते हैं, ठीक है। हड़प्पा में क्या हो गए, 6 अन्नागार हो गए। अब बारी आती है लोथल की, ठीक है। लोथल भी उसका भाग था। लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में है, ठीक है। तो लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाजों की गोदी, यानी कि विश्व का प्राचीनतम गोदी बाड़ा, यानी कि डॉकयार्ड, ठीक है। जी, यहाँ से जो ना समुद्री जहाजों के द्वारा यातायात होता था, ठीक है, व्यापार करते थे, यातायात करते थे, जो भी करते थे। तो यहाँ पर जो डॉकयार्ड मिला, सबसे पुराना डॉकयार्ड मिला है, ठीक है, गोदीबाड़ा मिला है, विश्व का प्राचीनतम। देखिए विश्व का प्राचीनतम है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लोथल में क्या मिला है हमें, जहाजों का गोदीबाड़ा मिला है, डॉकयार्ड मिला है, जो कि विश्व का सबसे प्राचीनतम है, ठीक है। यानी कि लोथल से जो है समुद्री मार्ग के द्वारा, गुजरात के आसपास समुद्र है ना, उधर देखो आप जाके मैप में देखो, तो वहाँ से इसका मतलब जो अरब के साथ, अरब के लोगों के साथ लगा लो, आप किसी के भी साथ लगा लो इधर, तो इसका मतलब इनके साथ हमारा जो समुद्री जहाज के तहत व्यापार होता था, ठीक है। तो अभी हमारा लोथल में क्या मिला है, जहाजों का गोदीबाड़ा, ठीक है। तो रिकॉल करते चलिए, देखिए मोहनजोदाड़ो में क्या मिला था, विशाल स्नानागार मिला था, ठीक है। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले थे और लोथल में क्या मिला था, जहाजों का गोदीबाड़ा, विश्व का सबसे प्राचीनतम डॉकयार्ड मिला था, ठीक है। अब बात आती है चाहुंदड़ो की, ठीक है। चाहुंदड़ो भी एक स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। तो यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर मैं कहने खोज के मन का बनाने के कारखाने तथा भट्टी, ठीक है ना। मन का उस टाइम पे कुछ आभूषण होते थे, ठीक है। तो जो मन का बनाने का कारखाना और उस तथा भट्टी की खोज की है, ठीक है। तो चांदोड़ में क्या मिलता है, बीड फैक्ट्री, यानी कि मन का बनाने का कारखाना मिलता है और भट्टी मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम कृषि की, कि कृषि कैसी थी उस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता में। देखिए वर्तमान में सिंधु के प्रदेश में पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती थी, इसलिए यह प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा है। मतलब पहले तो अच्छी वर्षा होती होगी बट अब नहीं होती है। सबसे पहले कपास पैदा होने का श्रेय सिंधु सभ्यता को दिया जाता है। देखिए अगर आपसे पूछे कि कपास सबसे पहले कब उगी थी या किन लोगों ने उगाई थी सबसे पहले कपास, तो आप सिंधु सभ्यता का नाम लोगे, ठीक है। सिंधुवासी थे, उन्होंने सबसे पहले कपास पैदा की थी। चूंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडस कहने लगे, ठीक है। यूनान के लोग इसको क्या कहते हैं, सिंडस कहते हैं, ठीक है। और सिंडस से ही सिंधु सभ्यता नाम मिला है हमें। चावल उत्पादन के लिए लोथल व रंगपुर से मिले हैं, ठीक है। देखिए जो चावल उत्पादन के साक्ष्य है वो कहाँ से, लोथल और रंगपुर से मिले हैं। परंतु गन्ने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। गन्ना उत्पादन का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल एवं सौराष्ट्र से बाजरे की खेती एवं रोजदी गुजरात के रागी के विषय के साक्ष्य मिले हैं। देखिए कपास, चावल, ठीक है, और जो हमें ये रागी, बाजरा, इन सब के तो साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। आपको ये याद रखना है कि गन्ने का साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा, पशुपालन के बारे में भी बड़ा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है ना। कौन कौन से पशु पाले जाते थे और कौन से नहीं पाले जाते थे, ठीक है। हड़प्पाई लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे।
इन्हें कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। इसके अतिरिक्त ये गधे और ऊंट भी रखते थे। देखिए जो कुबड़ वाला सांड आप लोगों ने देखा होगा ना, आज भी मतलब जब जब कभी दिखता है तो उसकी पूजा होती है। आपने देखा होगा कई बारी, पहले नंदी बोलते हैं उसको, बचपन में देखा होगा, तो आता था तो उसकी पूजा करते थे सब लोग, उसको रोटी देते थे। तो इस तरीके से जो ये है कुबड़ वाला सांड, ये सिंधु सभ्यता के समय से ही जो है ना विशेष महत्व प्राप्त है इसको। तो यहाँ पर बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर और कुबड़ वाला सांड ये तो मिले हैं, इनके साक्ष्य मिले। गधे और ऊंट के भी साक्ष्य मिले हैं। अब इतने सारे मिल गए तो आप क्या याद रखोगे? ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछेगा कि घोड़े का अस्तित्व मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, देखिए जो घोड़े के अस्तित्व के संकेत है वो मोहनजोदाड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली एक संदिग्ध मूर्ति से मिला है। ठीक है, टेराकोटा की एक संदिग्ध मूर्ति थी, उससे मिला है। बाकी अभी तक तो यही मान रहे थे कि घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं शिल्प और तकनीकी ज्ञान उनको कितना था। ठीक है ना, उनकी स्किल क्या थी, उनको टेक्नोलॉजी का कितना ज्ञान था, उनकी स्किल क्या थी। तो तांबा राजस्थान की खेती के ताम्र खानों से मंगाया जाता था। मतलब वो आज भी तांबा देखे राजस्थान में खेतड़ी से ही मंगाया जाता है, और उस टाइम पे भी तांबा वो लोग वहीं से मंगाते थे। तो तांबा कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान की खेतड़ी के ताम्र खानों से मंगाते थे। और टीन वो मंगाते थे अफगानिस्तान से। आपसे पता है क्या पूछेगा? आपसे लिख देगा तांबा, टीन, सूती कपड़े, ये सब, और फिर मिलान लिख देगा कहाँ से मंगवाए जाते थे। ठीक है, तो आपको अगर आपसे तांबा की बात करेगा तो आप राजस्थान के खेतड़ी पे निशान लगाओगे। आपसे टीन की बात करेगा तो आप टीन कहाँ से मंगाते थे? वो अफगानिस्तान से मंगाते थे। मोहनजोदाड़ो से बुने हुए सूती के कपड़ों का एक टुकड़ा मिला है और अनेक वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने को मिलती है। इस काल में कताई के लिए तकलियों का प्रयोग भी होता था। ठीक है, अच्छा अब इनके ट्रेड की बात कर लेते हैं, व्यापार की बात कर लेते हैं। मोहनजोदाड़ो से मिट्टी और कांसे की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी एवं चहुंदड़ों से मिट्टी की 4 पहिए वाली खिलौना गाड़ी मिली है। इसका मतलब ये है कि देखिए जो खिलौना गाड़ी में खिलौना बनता किसका है? जो चीज़ वास्तव में होती है उसी का ही छोटा रूप हम खिलौना बना देते हैं ना। तो इसका मतलब जो 2 पहियों वाली, 4 पहियों वाली गाड़ियाँ होती थी। ठीक है ना, तो मेसोपोटामिया के पूरा लेख में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्र मिले हैं, एक तो दिलमुन और एक माकन। ठीक है, दिलमुन की पहचान तो फारस की खाड़ी के बहरीन से की जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मेसोपोटामिया यानी कि सिंधु सभ्यता के टाइम पे जो है ना व्यापार किससे होता था, तो आप बोलोगे दिलमुन और माकन क्षेत्र में। ठीक है, दिलमुन और माकन क्षेत्र में होता था। अच्छा, अब यहाँ का समाज कैसा था इसके बारे में बात कर लेते हैं। समाज क्या पितृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन समाज जो है वो संभवतः मातृसत्तात्मक था। यही बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि हड़प्पा कालीन समाज मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, दोनों था या फिर अन्य। ठीक है, या फिर कोई नहीं, आपसे पूछेगा। तो आप याद रखना जो हड़प्पा समाज है वो मातृसत्तात्मक समाज था। नगर नियोजन, दुर्ग, मकानों के आकार व रूपरेखा और शवों को दफनाने के ढंग से ऐसा प्रतीत होता है। देखिए इसकी जो खासियत क्या है, नगर नियोजन है, मैंने बताया था प्लांट सिटी होते थे, जैसे हमारे आजकल के बिल्कुल ऐसे चौड़ी गलियां होती थी। ठीक है ना, पानी के जो बहने की निकासी के लिए नलियों का भी इस्तेमाल किया हुआ था। फिर पूरे शहर का जो है ना इकट्ठा एक नाले में होता था, नाले के थ्रू वो बाहर जाता था। ठीक है, जैसे आज हमारी सिटी बनते हैं ना, शहर बनते हैं, बिल्कुल उन्होंने ऐसे बनाए हुए थे। ठीक है, तो देखिए मकानों के आकार भी, मकान भी ऐसे ही नहीं, बस ईंटों के आकार भी बिल्कुल सोच समझ के एक ही माप से बनाते थे वो। ऐसे मकान जैसे आप अब बनते हैं, ऐसे नहीं गोल मोल टेढ़े मेढ़े ऐसे बना रहे हैं, बिल्कुल एक आकार के होते थे। और शवों के दफनाने का ढंग भी था उनका। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दफनाना है। ठीक है, इस तरीके से। तो नगर नियोजन, दुर्ग, मकानों के आकार व रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज के अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्प व श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। देखिए आजकल भी तो डिवाइड है ना, आजकल भी डिवाइड है, तो उस टाइम पे भी डिवाइड रहा होगा ना, क्योंकि बिल्कुल ऐसे जैसे सिटी हमारी आज की है वैसी तब थी। ठीक है, तो अब देखिए जो शिल्प है, अगर शिल्पकार और श्रमिक अच्छे नहीं होंगे तो मकानों को एक अच्छा आकार कैसे मिलेगा? इसका मतलब ये वर्ग था। ठीक है, जो नगर नियोजन है और सब है, अगर शवों के दफनाने की बात करें तो कौन काम करेगा? इसमें पुरोहित काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर व्यापार की बात करते हैं तो व्यापारी, अधिकारी होते हैं ना, सब होते हैं, तो सब था उस टाइम पे भी। अभी हम बात कर लेते हैं धार्मिक प्रतीक चिन्ह, मतलब उस टाइम पे कुछ ऐसे धार्मिक प्रतीक चिन्ह थे और उनका महत्व क्या था, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तो पहला देखिए ताबीज की बात हो रही है। ताबीज का महत्व किस लिए होता है? आज भी देखिए ताबीज का महत्व किस लिए? भूत प्रेत से बचने के लिए।
दूसरा है बैल। बैल को का महत्व क्या था उस टाइम पे, मतलब धर्म की दृष्टि से देख रहे हैं हम, ठीक है ना, धार्मिक दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसको शिव का वाहन समझा जाता था। और तीसरा है स्वास्तिक। देखिए जो स्वास्तिक चिन्ह आज भी हम अपने हर शुभ काम में लेके आते हैं ना, ये स्वास्तिक तब भी था, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह। तो ये सूर्य की उपासना का प्रतीक है, जो स्वास्तिक चिन्ह है सूर्य की उपासना का प्रतीक था। अच्छा, जो फोर्थ आता है योगी शिव। योगी शिव योगेश्वर को दर्शाता है। और पांचवा आता है बकरा। बकरा बलि हेतु दर्शाया जाता था। और छठा है श्रृंग। श्रृंग शिव का रूप माना जाता है, ठीक है, शिव का रूप माना जाता है। और फिर सातवां आता है नाग। नाग पूजा हेतु दिखाया जाता था। और जो भैंसा है देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक, मतलब देवताओं की जो है शत्रुओं पर विजय का प्रतीक था। और युगल समाधान पति का साथ पत्नी का सती होना, ठीक है। जो युगल समाधान है मतलब जो शव है ना, शव मिले हैं अभी, तो कहीं कहीं पर क्या है ना, मतलब जोड़े में शव मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो पति की अगर डेथ हो गई तो पत्नी भी उन्हीं के साथ सती हो गई और फिर दोनों को एक जगह दफना दिया गया, ठीक है। तो यही इंडिकेट करता है युगल समाधान कि पति के साथ पत्नी का सती होना, ठीक है। तो ये कुछ चिन्ह मिले हैं उस टाइम के और उनके कुछ महत्व जो इतिहासकारों ने निकाले हैं कि इसका मतलब ये हो सकता है, जो कि आज भी यही मतलब है, ठीक है। तो वही है, तो इसमें इतना याद करने की चीज़ नहीं थी क्योंकि बिल्कुल आज से मिलता जुलता ही थोड़ा सा इनका कल्चर है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि कौन कौन से वृक्ष और कौन कौन से पशुओं की पूजा होती थी। तो देखिए जो सिंधु क्षेत्र के लोग हैं वो वृक्ष की पूजा करते थे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि वृक्ष पूजा करते थे तो आप हाँ पे टिक लगाएंगे, ठीक है। किसकी पूजा होती थी, देखिए एक मुहर पर पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित है, मतलब एक मुहर मिली है, सील मिली है, उस पर क्या है, पीपल की जो डाल होती है ना उस पर देवता का चित्र दर्शाया गया है। तो इसका मतलब उनको लगता है कि पीपल के जो वृक्ष है उस पर देवता विद्यमान रहते हैं। सैंधव नगरों की खुदाई से किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे धार्मिक चिन्ह तो मिले हैं, काफ़ी सारे मिले हैं, जैसे विशाल स्नानागार का मिलना मैंने आपको बताया, और अभी हमने कितने सारे चिन्ह देखे हैं, ठीक है ना, कहीं ताबीज, बैल, स्वास्तिक हो गया, ये सब हमने देखे हैं, लेकिन मंदिर का अवशेष नहीं मिला है कोई भी, ठीक है। तो आपसे पूछे अगर कि मंदिरों के अवशेष मिले हैं या फिर सिंधु सभ्यता में पाए जाने वाले निम्नलिखित मंदिर हैं, तो उनमें से जो भी कोई नहीं आंसर होगा ना तो उस पर आपको टिक करना है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम पे पूजा पाठ नहीं होती थी, धार्मिक आस्था नहीं थी, धार्मिक आस्था के तो काफ़ी सारे प्रतीक मिले हैं, ठीक है, लेकिन मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मुहर पर स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब माप तोल की बात कर लेते हैं कि इनको माप तोल का ज्ञान था भी या नहीं था, ठीक है। तो देखिए जो बाट के रूप में मनके और जवाहरात की अनेक वस्तुएं पाई गई हैं, जिनसे प्रकट होता है कि तोल में 16 या उसके आवर्तक का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320, जो आज है ना, देखिए तब भी ऐसे होता था ना, तोल में मापा जाता था, 16 के जो गुणज हैं उनसे देख लो आप, ठीक है। ये बाट हैं, आज भी बाट होते हैं ना, किलोग्राम के, 1.25 ग्राम के, इस तरीके से बाट इस्तेमाल होते हैं। तो मोहनजोदाड़ो से जो है सीप और लोथल से हाथी दांत का बना एक स्केल मिला है। देखिए आपसे पूछेगा हाथी दांत कहाँ से मिला है, तो आप बोलोगे लोथल से, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है, सीप मिला है, और लोथल से हाथी दांत का बना एक स्केल मिला है, और सुरकोटदा से वो तराजू मिली है, ठीक है। देखिए मोहनजोदाड़ो से सीप मिला है, लोथल से हाथी दांत मिला है, और सुरकोटदा से तराजू मिली है, ठीक है। आप याद रख लेना, इनको मिलान में पूछ देगा। सुरकोटदा से तराजू मिली है, लोथल से हाथी दांत मिला है, मोहनजोदाड़ो से सीप मिला है, ठीक है। और हमने माप तोल देख ही लिया कि 16 के जो परिवर्तक अंक है उनका इस्तेमाल होता था, ठीक है। अब हम मृत भांडों की बात कर लेते हैं। मृत भांड के बिना तो जो प्राचीन इतिहास है वो पूरा होता ही नहीं है। मृत भांड अधिकांशतः लाल व गुलाबी रंग के थे और इन पर अलंकरण काले रंग से हुआ था। मृत भांडों पर जो सिंधु लिपि मिलती है, और सिंधु लिपि है क्या, चित्रात्मक लिपि है, मैंने आपको बताया था। लोथल से प्राप्त मृत भांड में एक वृक्ष पर मुंह में मछली पकड़े हुए एक पक्षी को दर्शाया गया है, ठीक है, तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाता है। देखिए एक वृक्ष पर जो है एक पक्षी बैठा है और उसके मुंह में मछली है, ठीक है, और उसके नीचे एक लोमड़ी बैठी हुई है, वो इंतजार में कि कब इस पक्षी की चोंच खुले और कब ये मछली मेरे पेट में आए, ठीक है। तो ये पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कहानी है, उसी से मिलती जुलती है, ठीक है। अच्छा, अब मुहरों का इस्तेमाल देख लेते हैं। मुहरे कैसे, व्यापार कैसे होता था। देखिए मुहरों पर जो लघु लेखों के साथ एक श्रृंगी पशु का चित्र मिलता है, भैंस, बाघ, सांड, बकरी और हाथी की आकृतियां उकेरी गई हैं। देखिए जैसे अभी जो भारत का जो वो 3 शेरों का चिन्ह मिलता है ना, फिर बीच में जो है ना रुपया और फिर लिखा होता है जो भी
हमारी मुद्रा पे आज भी लिखा होता है, आप देख लेना किसी पे किसी का सिंबल। अगर हम कागज़ के नोट की बात की जाए तो हर एक पे जो है ना हमारे कहीं पर मतलब ताजमहल की फ़ोटो होगी तो कहीं पर कोई सी गुफा की फ़ोटो होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहले भी आकृतियाँ उकेरी जाती थी, अभी भी उकेरी जाती हैं मोरों पर, ठीक है। मोरों का मतलब होता है जो कॉइन था उस टाइम का, ठीक है, कॉइन। तो मोरों में बनाने में सेलखड़ी का शुरुआत, अच्छा हाँ, आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा मोरे किसकी बनाई जाती थी, तो आप बोलोगे सेलखड़ी की बनाई जाती थी, ठीक है, सेलखड़ी की बनाई जाती थी। मोरों के बनाने में सेलखड़ी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता था। लोथल और देसलपुर में तांबे की बनी मोहरें प्राप्त हुई हैं। सैंधव मोहरें देखिए बेलनाकार भी थी, वर्गाकार भी थी, आयताकार भी थी एवं वृत्ताकार भी थी, ठीक है। अच्छा, मोहनजोदाड़ो से जो है एम लोथल से नाव की आकृति की मोहर भी मिली है, ठीक है। ये मोहरों की बात होगी लोथल सभ्यता के। अच्छा, अभी देखिए अब लास्ट आते हैं हम इस टॉपिक पे। जो देखिए अभी हम पूरा टॉपिक तो पढ़ नहीं रहे ना, हम सिर्फ वो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चंस बन के बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, सो मैनी टाइम्स रिपीट हुए हैं ये, तो बस वही देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम बस समरी में आते हैं, बिल्कुल जो वो फैक्ट देखेंगे अब जो बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात आती है, मैंने पूछा था आपसे, अभी हम क्या करेंगे, जो स्थल है वो देखेंगे, अभी वो कहाँ पर स्थित है ये देखेंगे, और उसकी खोज किसने की थी ये, और कौन से साल में की थी, और वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्कस होगा। तो देखिए जो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की बात होती है, ठीक नहीं सॉरी हड़प्पा स्थल, हड़प्पा सभ्यता में ही हड़प्पा स्थल है, और हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले हुई, इसीलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था, ठीक है। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसका जो हड़प्पा स्थल है तो वो अभी वर्तमान में कहाँ पर है, ठीक है। तो ये अभी वर्तमान में है मोंटगिरी जिला, पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान में, ठीक है। तो पश्चिमी पाकिस्तान के मोंटगिरी जिले में है। आपसे पूछे कि हड़प्पा स्थल अभी कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के मोंटगिरी जिले में, ठीक है, मोंटगिरी जिले में। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी, अब ये पूछेगा आपसे, ठीक है। तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी और व्हीलर ने, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा की बात हो रही है, हड़प्पा को अभी वर्तमान में स्थित है मोंटगिरी जिला, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में, और इसकी खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी व्हीलर ने, ठीक है। और कब की थी, अब ये देख लीजिए कब की थी, तो 1921 में की थी। और ये हड़प्पा स्थल कौन सी नदी के किनारे पर है, तो रावी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है, रावी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। अब मोहनजोदाड़ो की बात आ रही है, तो मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, ये भी पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ये, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला में स्थित है। और इसकी खोज की थी, अभी हमने बात की थी, राखलादास बनर्जी मार्टिमर व्हीलर ने, ठीक है, राखलादास बनर्जी मार्टिमर व्हीलर ने कब की थी, 1922 में की थी, ठीक है, 1922 में की थी। और ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है लोथल, थर्ड आता है लोथल। लोथल अभी कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, मैंने बताया था ना, ठीक है। लोथल से क्या होता था, जहाजों का व्यापार होता था, सब विश्व का सबसे प्राचीनतम गोदीबाड़ा वहाँ पर स्थित है। और लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने, ठीक है, रंगनाथ राव ने की थी, 1954 एवं 62 में की थी। और अब जो इम्पोर्टेंट है वो है कि लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है, लोथल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, लोथल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए जो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे पर स्थित है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट आता है चाहुंदड़ो, ठीक है, चाहुंदड़ो ये भी सिंध पाकिस्तान में ही स्थित है, ठीक है, सिंध पाकिस्तान में। इसकी खोज की थी अर्नेस्ट मैके एवं एन.जी. मजूमदार ने, ठीक है, अर्नेस्ट मैके और एन.जी. मजूमदार ने की थी 1931 में। और ये भी जो है सिंधु सभ्यता के किनारे पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, सिंधु सभ्यता के किनारे पर स्थित है। अच्छा, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कालीबंगा। कालीबंगा अभी कहाँ पर स्थित है, देखिए ये राजस्थान में है, हनुमानगढ़ में, ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान हनुमानगढ़ में है, ठीक है। और कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष व ब्रजवासी लाल ने, अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल ने 1952 और 1960 में की थी। और कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, घग्गर नदी पर। देखिए कालीबंगा है कहाँ, हनुमानगढ़ राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज की थी अमलानंद घोष व ब्रजवासी ने 1952 एवं 1960 में, ठीक है।
नेक्स्ट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राखीगढ़ी। ये सब जो है ना हड़प्पा के इंपॉर्टेंट स्थल हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है कि अभी ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछ लेगा। इसकी खोज किसने की थी, ये भी पूछ लेगा। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, ये बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए जो राखीगढ़ी है वो कहाँ पर स्थित है, राखीगढ़ी है हरियाणा के हिसार में। ठीक है, हरियाणा के हिसार में सूरजभान जी ने इनकी खोज की थी। हरियाणा के हिसार में राखीगढ़ी सूरजभान ने खोज की थी। और कब की थी राखीगढ़ी, हरियाणा के हिसार में सूरजभान ने 1969 में खोज की थी। ठीक है, और ये राखीगढ़ी भी कहाँ पर स्थित है, घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। अच्छा, 8वां आता है बनावली। अच्छा सॉरी, 7वां आता है कोटदीजी। कोटदीजी सिंध पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, कोटदीजी कहाँ पर है, सिंध पाकिस्तान में है। इसकी खोज किसने की थी, ये इतना नहीं पूछा गया है, बाकी आप देख लीजिए, धुर्वे एम फजल व अहमद खान ने की थी। ठीक है, 1969 में की, हाँ 1935 व 1955 में की थी। सिंधु नदी के किनारे पर ये स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी पर। अच्छा अब आता है 8वां बनावली, ये भी पूछा जाता है बार बार। राखीगढ़ी और बनावली दोनों कहाँ पर स्थित है, हरियाणा के हिसार में स्थित है। ठीक है, और इसकी खोज की थी RS बिष्ट ने। देखिए जो राखीगढ़ी की खोज है वो तो हरियाणा के हिसार में सूरजभान ने की थी। जो बनावली है उसकी RS बिष्ट ने की थी 1973 में। और जो बनावली वो कहाँ पर है, सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है, रूपनगर पंजाब में। ठीक है, रूपनगर पंजाब में। अब इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने 1955 में। और ये कहाँ पर स्थित है, रोपड़ कहाँ पर स्थित है, सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर याद है ना, सबसे पश्चिमी पॉइंट है ये सिंधु सभ्यता, सबसे पूर्वी पॉइंट है सिंधु सभ्यता का। आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और देखिए अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ना उनकी बात हो रही है। सूत का गेंडोर कहाँ पर था, देखिए सबसे जो पश्चिमी पॉइंट था वो सबसे सिंधु सभ्यता का वो था बलूचिस्तान पाकिस्तान में, है ना। और जो मांडा था ये सबसे उत्तरी पॉइंट था जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और जो सूतका गो है वो ये भी पेरिन बलूचिस्तान में। और जो सूरत कोटदा है ये कच्छ गुजरात में है। सूरत कोटदा कहाँ पर है, कच्छ गुजरात में है। ठीक है, अब इनकी सिर्फ नदियाँ इंपॉर्टेंट है, आप वो देख लो, सन इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर, हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है आलमगीरपुर। ठीक है, जो सूतका गेंडोर है वो दाश्क नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, दाश्क नदी के किनारे पर स्थित है। और जो मांडा है जम्मू कश्मीर में वो चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, जो सूतका गे है पेरिन बलूचिस्तान में वो शादी कोर में है। और जो सूरत कोटदा है कच्छ गुजरात में वो सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, आपको ये फैक्ट सारे लूसेंट में भी मिल जाएंगे। ये थे हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनके उत्खननकर्ता और उनके वर्तमान क्षेत्र, वर्ष और नदी। ठीक है, तो बस इतना ही था हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। इतना ही करेंगे हम अभी, क्योंकि अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं। कल हम करेंगे ऋग्वैदिक काल से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फिर देखेंगे जैन और बौद्ध से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अभी हम सिर्फ इतना ही ब्रीफ में लेके चलेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और तथ्य को लेकर चलेंगे। ठीक है, आपका ये रिवीजन हो रहा है बस। ठीक है ना, और यकीन मानो आप, भले ही ना मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप ना प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो। ठीक है, किसी का भी उठा के देख लो, आपको समझ आ जाएगी कि मेरी एक एक लाइन से क्वेश्चन है और वो भी बार बार आया हुआ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा और आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो ओके देन, गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।